तो आइए बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में जानते हैं और हमें मुख्य सुनना है, पढ़ना है आज जो है परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में जानने के पहले हम ये जानते हैं, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और परिमेय संख्याओं की आवश्यकता ऐसी क्यों पड़ी कि हमें उसको सीखना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो गणित में सबसे पहले होता क्या है। गणित में सबसे पहले आता है हमारी गणित शुरुआत कहाँ से होती है। गणित शुरुआत होती है हमारी प्रतीक चिन्हों से। कहाँ शुरू होती है? प्रतीक चिन्हों से। और ये प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह वही होते हैं जो हम लोग गणित में अंक इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे प्रतीक चिन्ह होते हैं। बाद में देखा गया कि इसमें कुछ कमी है, तो बाद में जीरो भी जब खोज हो गई उसके बाद इसको भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार हमारे ये 10 प्रतीक चिन्ह हो जाते हैं। अब इन प्रतीक चिन्हों के आधार पर जब थोड़ा सा आगे बढ़ा गणित का मामला, तो इन्होंने देखा गया कि इन संख्याओं को कहते कैसे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि पहले हमें संख्याएं 1 से मिली थी, यानी प्रकृति से जो प्रदत्त संख्याएं मिली थी वो इस प्रकार की थी। तो वो उनको हमने बोला था प्राकृत संख्याएं। क्या बोला था? प्राकृत संख्याएं। अब ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यानी कि पहले उसमें शून्य नहीं था, तो 1 2 3 4 ऐसे करके जो संख्याएं हमारी मिलती जा रही हैं, ये संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब इन प्राकृत संख्याओं को हम दूसरी भाषा में गणन संख्याएं भी बोलते हैं। क्या? गणन संख्याएं या गिनती की संख्याएं भी बोलते हैं। गणन संख्याएं या गिनती की संख्याएं। अब इसमें से कोई भी शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहलाती हैं हमारी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं। अब इसमें से यहां से ध्यान से देखेंगे कि ये इसमें शुरुआत कहां से होती थी? 1 से। तो ये प्राकृत संख्याएं हमारे पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी और इनका जो काम करने का तरीका कुछ इस तरह हुआ करता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक था, जैसे हमारा ये था। बाद में देखा गया कि इसको आगे संख्याओं को बढ़ाने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो बाद में इनको एक बंडल बना के ऐसे लपेट दिया गया। इसी बंडल की वजह से पता चला कि यार कुछ ऐसा संख्या है, कुछ ऐसा अंक है जिसके इस्तेमाल से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसी बंडल की वजह से ये शून्य का आविष्कार हुआ और बाद में आर्यभट्ट ने भारत में इसकी खोज की थी और इसके आधार पर हमने एक नई संख्या का जन्म हुआ जिसे हम बोल देते हैं, जो इसमें कमी थी वो कहा गया कि ये कमी पूरी हो गई, इसलिए इसको बोल दिया गया पूर्ण संख्याएं। इसको बोला गया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब जो शून्य से शुरू हो रही है, इसमें ये बंडल बना के हमने एक बंडल बना लिया, इससे आगे का भी हम हिसाब किताब करने में आसानी हो गई। तो किस तरह बंडल बनाया था? हमने सर्कल लगाया था, इसीलिए इस सर्कल मैंने गोला लगा के बनाया था, तो इस गोले को हमने शून्य का नाम दे दिया और इधर से जो शुरू हो गई संख्याएं उनको हमने 1 2 3 0 1 2 3 4 से इस प्रकार जो प्राप्त हो गई संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं कहलाई। अब इनमें अंतर क्या है? दिख तो सब एक ही जैसी रही हैं। तो ये संख्या जहां से जो हमारे प्राकृत संख्याएं थी वो देखिए यहां से अगर शुरू कर रहे हैं तो सीधे ही 1 बोल देते हैं हम, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। अभी अगर इनके पीछे ध्यान से देखा जाए तो इनकी कुछ स्थिति का पता चले, दूरी इनके बीच में क्या है पता नहीं चल पा रही थी। तो ये शून्य जब हमारे को मिल गया तब इनकी स्थिति समझ में आने लगी, यानी एक जो है यानी शून्य कोई ना कोई एक ऐसा जगह हो गई जिससे हमको नापने में आसानी हो गई। तो जब पता जब शून्य का संख्या, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाई वो 1 कहलाई और इसके आगे जो 1 और मिलेगा ये कहलाई 2। इस प्रकार हमारे को शून्य की आवश्यकता जो थी और जो इसके हिसाब से हमारा को ये मिल गया और हमारे कैलकुलेशन और गणित को आगे बढ़ाने में आसानी होने लगी। इस प्रकार ये हमारी ये पूर्ण संख्या बनी। धीरे धीरे देखा गया कि आप पूर्ण संख्या ये तो देख रहे हैं ये एक ही तरफ जा रही है, दाहिने तरफ जा रही है। तो किसी के दिमाग में आया कि जैसे हम लोग शीशा के सामने खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो दूरी तो उतनी ही रहती है जितना सामने दिखता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आया कि सामने भर तो ठीक रहे, पीछे का भी तो हिसाब किताब कुछ ढूंढिए। तो फिर ढूंढा गया, तो कुछ ऐसा ढूंढा गया कि ये जो बीच की संख्या तो मिल गई थी हमें शून्य, इधर 1 2 3 इधर। तो इधर जब हमने प्रतिबिंब जब से
का हिसाब किताब निकालना शुरू किया, तो बोले कि ये तो प्रतिबिंब इधर दिखता है, तो इसको जो है यही संख्याएं इधर दिखने लगी, लेकिन इसको नामकरण किया गया। नामकरण क्या, इधर की संख्याओं को बोल दिया गया धनात्मक और इधर की संख्याओं को बोल दिया गया ऋणात्मक। और जो बीच वाली संख्या है ये जो ना तो धनात्मक की तरफ जा रही है ना ऋणात्मक की तरफ जा रही है, इसलिए ये जो है ना धनात्मक में आता है और ना ही ऋणात्मक में। तो जब ऐसी संख्या हमने ढूंढ निकाली तब हमने इसको क्या नाम दे दिया, पूर्णांक। पूर्णांक कैसे हो गए, पूरे पूरे अंक हैं, बीच में नहीं है, टुकड़े नहीं है, यानी कि अभी बीच में जो टुकड़े हो सकते थे वो नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हमने पूर्णांक नाम दे दिया। अब जब ये पूर्णांकों से काम होने लगा तो कुछ दिन बाद ये भी पता चला कि यार पूर्णांक तो ठीक है, इनके बीच में भी तो कुछ होता होगा। तो देखा गया हाँ बीच में तो है, लेकिन अब उसको जानेंगे कैसे। तो जानने के लिए फिर कुछ अलग से उपाय किए गए और एक नया सिस्टम निकाला उन्होंने जिसे हम परिमेय संख्या नाम दिए। अब परिमेय संख्या क्या होती है जरा ये भी देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है ये भी देख लेते हैं। अब जो परिमेय संख्या है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर मान लो कोई संख्या इधर लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 2, तो 1 और 2 तो ठीक है, 1 के बाद 2 आ रहा है तो पूरे पूरे है, लेकिन बीच में भी तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। यानी बीच में जैसे अगर एक कदम हम यहाँ से उठाएं या दूसरा कदम यहाँ रखें तो बीच की जगह में भी तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो ढूंढा गया बोले बिल्कुल आ सकती हैं। तो कैसे पता चलेगा इनका नामकरण कौन सा है कौन सी नहीं है। तो फिर एक उपाय ढूंढा गया जो कि हमें भिन्न में मिला। और भिन्न जैसे कि आपको पता है कि जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं और ये हमेशा धनात्मक होती हैं। लेकिन वही वाली बात आ गई कि धनात्मक तो है लेकिन ऋणात्मक भी तो कुछ होता होगा। तो इसी से समझ में आया कि कुछ ऐसी संख्याएं को ज्ञात करिए जो ऋणात्मक को भी कवर करे। तो फिर इस संख्या का जन्म हुआ जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको निकालने का क्या तरीका बताया कि कोई संख्या यदि चूंकि गणित की भाषा में P और Q के रूप में लिखा है तो हम भी यहाँ P और Q के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यदि कोई संख्या इस रूप में आ रही है जैसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में मतलब अभी हमने बताया भिन्न। भिन्न में क्या होता है, ये अंश होता है और ये हर होता है, ठीक है। तो ये जो अंश और हर होते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, धनात्मक में। लेकिन इन्होंने कहा कि कोई टेंशन मत लो कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब तो शीशे के पीछे ही बन रहा है। तो जब ऐसी संख्या आ जाए तो अब ये ऐसी संख्या तो हो सकती है लेकिन ये है क्या P Q। तो इन्होंने बोला जी P और Q जो है वही पूर्णांक है, ये इसका चिन्ह होता है अवयव का। तो ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक माने अभी जो पढ़ा है हमने कि शून्य से इधर 1 2 3 इधर चले जाए और इधर से भी 1 2 3 और इधर चले जाए, ये कहलाती है पूर्णांक। तो ये जो है इसके अंदर होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कहा कि ये जो है Q हर जो है ये जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर को यदि हम काट देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं शून्य के बराबर नहीं है। अब ये तो परिभाषा दे दी उन्होंने। अब जरा ध्यान से देखें इसकी सही परिभाषा क्या बन सकती है। तो ये बनी कि ऐसी संख्या जो कि P बटे Q के रूप में लिखी जा सके जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q जो है यानी कि हर जो है शून्य के बराबर ना हो तो हम उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जरा परिमेय संख्याएं हैं तो जरा इसका उदाहरण लेके देखते हैं कैसे हो सकता है। तो मान के चले P की जगह हम ले लेते हैं कोई संख्या, मान लो 1 लेते हैं 2 और Q की जगह ले लेते हैं मान लीजिए 3, या P की जगह 3 ले लो, Q की जगह ले लेते हैं 2। अब इसको रख के देखते हैं कि बनता है कि नहीं। तो P की जगह क्या रखा हमने, P बटे Q की जगह रखा, इधर 3 इधर 2। तो जी 3 देखो कहाँ है, हाँ धनात्मक में है, 2 ये भी कहीं है और ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हम कह देते हैं ये 3 बटे 2 जो है हमारा परिमेय संख्या है। इसको क्या बोल देंगे, परिमेय है। अब एक हाथ और लेते हैं। मान के चले यहाँ पे हमने ले लिया
दूसरा ले लेते हैं, p की जगह ले लेते हैं मान लो ऋण 5, q की जगह ले लीजिए मान ले 3। अब रखो जरा ये इनको, तो p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो p की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, ऋण 5, और q की जगह रख रहे हैं 3। तो 5/3 क्या है, तो देखो जी ऋण 5 कहाँ है, इधर अगर बढ़ते जाएंगे तो ये संख्या ऐसे आगे बढ़ती जाएगी तो ऋण 5 मिल ही जाएगा, और 3 इधर बढ़ेंगे तो इधर 3 मिल जाएगा। इसका मतलब इस रेखा पर हर जाए ये मिल जाएगा, इसका मतलब ये पूर्णांक है। तो एक कंडीशन तो ये लागू हो गई। और जो 3 है, 3 क्या शून्य के बराबर है, नहीं है, तो शून्य के बराबर नहीं है तो ये भी कंडीशन लागू हो गई। इसका मतलब ये हो गया हमारा परिमेय संख्या है। अब एक चीज और हम कर देते हैं, बाय द वे कोई संख्या, अब ये जो शून्य है इसको कैसे परिमेय है कि नहीं है, इसको जानने के लिए क्या तरीका है। तो शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, शून्य को हम 0/1 अगर लिख दें, क्योंकि हर संख्या में 1 का गुणा भी होता है, और एक संख्या, कोई भी संख्या कैसे लिखी जा सकती है पहले तो ये जान लेते हैं, शून्य को बाद में डिफाइन करते हैं। जैसे मान के चले एक संख्या है मान लीजिए 5, तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मैं 5x1 लिख सकता हूँ आवश्यकता पड़ने पर। 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, और 5 को मैं 5 की घाते 1 भी लिख सकता हूँ। ये हमारे को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही आप यहाँ पर देख लो जी शून्य के बारे में, तो शून्य अगर कोई संख्या है तो शून्य परिमेय है या नहीं, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि शून्य को भी मैं इस रूप में, चूंकि हमें ऐसी आवश्यकता है तो हम इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखें कि शून्य क्या है, पूर्णांक, बिल्कुल है जी, शून्य पूर्णांक है, और एक भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये कंडीशन तो लागू हो गई। अब देखा दूसरी कंडीशन क्या रहे, q यानी हर जो है शून्य के बराबर नहीं है, तो 1 जो है शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन लागू हो गई हैं, इसलिए शून्य जो है हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए, जैसे हमने ले लिया a की जगह 2 और p की जगह 2 और q की जगह मान लीजिए 0 ले लिया, अब बना के देखो जी, तो p की जगह हम लिख देते हैं 2 और q की जगह 0, तो क्या ये परिमेय होगी, देखो तो ये p की जगह q और q नॉट इक्वल टू 0 दिख ही रहा है, दिख रहा है, तो ये परिमेय नहीं होगी। इससे ये पता चल जाता है। अब एक आध उदाहरण और लेते हैं। अब कुछ संख्याएं ऐसी आती हैं कि जैसे मान के चलें वर्गमूल 2, ये वर्गमूल के बारे में पढ़ा होगा आपने थोड़ा थोड़ा, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या परिमेय है, तो देख लेते हैं इसको कैसे रखा जा सकता है। तो √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2/1। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो p जो है ये क्या, इस ये √2 इसमें आ गया, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। एक q 1 के रूप में तो मिल जा रहा है, लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा है, तो ये संख्या नहीं होगी। √3 भी रख के देख लेते हैं। √3 देखिए, तो √3/1, तो ये क्या कहीं मिलेगा, √3 इस रेखा पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब लेकिन अगर 4 रख के देखें तो 4 मिलेगा कि नहीं, जरूर करके देख लेते हैं। तो ये 4 क्या हो, 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2x2 के रूप में लिख सकते हैं। जब 2x2 के रूप में लिख सकते हैं तो जब वर्गमूल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2 देखो इस रेखा पे मिलेगा, हाँ मिल रहा है। इसका मतलब चाहे मैं √4 लिखूं या 2 लिखूं, ये परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। और जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जैसे कि ये और ये, तो इनको हम लोग कह देते हैं, जो परिमेय नहीं होती हैं इनको हम कह देते हैं अपरिमेय। इनका भी इस्तेमाल आगे चल के होगा, तो ये भी हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि अपरिमेय किनको कहेंगे, जो ऐसी संख्याएं जो वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में आए लेकिन उनका पूर्ण वर्ग ना हो पाए, तो हम उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जी आगे चलते हैं कि पूर्ण वर्ग थोड़ा समझ लेते हैं कि किसको कह रहे हैं। जब भी हम वर्ग के चैप्टर में पढ़ के गए थे कि किसी भी संख्या में जब किसी संख्या का गुणा कर देते हैं तो वह संख्या प्राप्त होती है, तो ये संख्या इसकी कहलाती है पूर्ण वर्ग। जैसे 2 में 2 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाता है, 4। 3 में 3 का गुणा कर दें तो
9, 4 में 4 का गुणा कर दें तो 16। तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है इसमें इसका गुणा किया। तब इधर बीच में देखिए, इसमें क्या नहीं मिला हमको। बीच में यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, एक 2 गायब है और एक 3 गायब है। इधर से देखें तो 4 गायब है और 6 गायब है और 7 गायब है और 8 गायब है। तो ये सब क्या है, ये इस तरह की जो संख्या आएगी तो ये क्या है, ये जो इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। जिनका पूर्ण वर्ग नहीं आएगा तो इस तरह हम इसको लगा लेते हैं। 4 तो ऑलरेडी पहले से ही है। तो ये इस तरह की जो संख्याएं मिलेंगी, इनमें क्या हो जाएगा, वर्गमूल लगा देते हैं। और तो ये वर्गमूल जो है इससे जो निकल के आएगा, तो ये इस प्रकार की संख्याएं जो इस माला में नहीं आएंगी वो अपरिमेय कहलाएंगी, और जो संख्याएं इस माला में आ जाएंगी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। इनका इस्तेमाल धीरे धीरे हमें आगे भी करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू।